DSSB ने लगभग 3000 TGT की वैकेंसी को लेकर के डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2024 के लिए। इसमें बहुत सारी जानकारी होते हुए भी कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न बने रहते हैं जिनके आधार पर या जिनकी जानकारी के न होने के कारण से अभ्यर्थी आवेदन तो करता है पर एग्जाम देने के बाद सिलेक्ट होने के बाद भी वो ई डोजियर से बाहर हो जाता है। तो क्या ऐसी बारीकियां हैं, ऐसी क्या हाइलाइट्स हैं जो आप लोगों को जानकारी इस नोटिफिकेशन को लेकर के होनी चाहिए, वो प्रश्न मैंने सारे के सारे आप लोगों के लिए पॉइंट आउट कर लिए हैं और नोटिफिकेशन के आधार पर उन सारे प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देते चलेंगे। पहले मैं आप लोगों के कुछ प्रश्न बता देता हूं। एलिजिबिलिटी एज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के तो प्रश्न आपका रहता ही था। एक यक्ष प्रश्न आप लोगों के मन में ये रहता है कि क्या DSSB इस बार ऑफिशियल सिलेबस जारी करेगा। इसका आंसर आप लोगों को दूंगा मैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। दूसरी बात, भाषा को लेकर के प्रश्न रहता है कि बीएड में आप लोगों के पास क्या वो भाषा होनी चाहिए जिसमें आवेदन आप लोगों को करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नेचुरल साइंस को लेकर के और सोशल साइंस को लेकर के, दोनों को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इस पर बात करेंगे हम लोग। और एक बड़ा प्रश्न अभी भी ये है, मेरे से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछ लिया है कि हमें DOE और NDMC के लिए आवेदन दोनों में कर सकते हैं क्या। दोनों में कर सकते हैं आवेदन। क्या ये फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा हमसे, या हमसे कब पूछा जाएगा कि हम किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को चॉइस कब मिलेगी ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। लेकिन आप लोगों को अभी से एक बात आंसर कर देता हूं कि DOE और NDMC में दोनों में सीटेट को लेकर के एलिजिबिलिटी में अंतर है। तो वो क्या अंतर है वो आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात, DOE में या फिर NDMC में जब आप लोग आवेदन करते हैं तो कहां पेपर 1 चाहिए, कहां पेपर 2 चाहिए, या कहां पेपर 1 पेपर 2 दोनों चाहिए, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए है। सेक्शन 1 और सेक्शन बी को लेकर के क्या 40% कितना कहां तक होना चाहिए, इस पर प्रश्न बना रहता है। और DLED वाले जैसे उनको निराशा हाथ लगी है तो क्या उनके लिए कोई समाधान का विकल्प है, इस पर बात करेंगे। अपियरिंग वाले हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या मैं सीटेट अपियरिंग हूं, या फिर मैं कोई ग्रेजुएशन में अपियरिंग हूं, या मैं बीएड में अपियरिंग हूं, तो मैं आवेदन कर सकता हूं क्या, ये प्रश्न में इसका आंसर करेंगे। वही आंसर जहां जहां ये पॉइंट लिखे हुए हैं वही वही इनका आंसर करते चलेंगे हम लोग। नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमेशा से थी है, इस बार भी आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के लिए लागू होगा, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। चलो नोटिफिकेशन को लेकर के पढ़ लेते हैं, सामान्य बातें जान लेते हैं। नोटिफिकेशन में आप लोगों को 8 फरवरी से 8 मार्च तक आवेदन करना है। आपको यहां जब आप लोगों को डिपार्टमेंट भी दिया है, देखो नोटिफिकेशन में एक बात कही गई है, ये आपका पोस्ट कोड है। मेल कैंडिडेट्स की सीट, फीमेल की सीट्स कितनी है, ये DOE को लेकर के है। और जो TGT मैथमेटिक्स वाला जैसे आप लोग देख रहे हैं, NDMC का जो वैकेंसी है वो मेल फीमेल में नहीं है, उसमें दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन इसको लेकर के ये नियम दिया हुआ है यहाँ कि जब आप लोग अपना एग्जाम दे लोगे, ई डोजियर के लिए डॉक्यूमेंट आपसे सबमिट कराए जाएंगे, वहां आपसे चॉइस पूछेंगे कि आप लोग DOE में आवेदन करना चाहते हो या NDMC में आवेदन करना चाहते हो। तो अभी आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को अपनी पोस्ट पर आवेदन करना है, मेल फीमेल के अंतर्गत आवेदन करना है। और इसमें एक बात जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी दोनों की जब आप लोग देख रहे होंगे तो ये जरूर देख लेना कि आप लोग किसकी एलिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, DOE की एलिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं या फिर NDMC की एलिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं एलिजिबिलिटी को लेकर के। ग्रेजुएशन में आप लोगों के 45% अंक होने चाहिए जिस विषय में आप लोग आवेदन कर रहे हो। देखो पहला पॉइंट यह है कि 45% अंक होने चाहिए। जिस विषय में आप लोग आवेदन कर रहे हो वो विषय आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है। तीसरी बात आप लोगों को यहां से यह ध्यान रखनी है कि स्कूल सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। आप लोग तीनों पॉइंट चेक कर लीजिएगा। स्कूल तीसरे की जरूरत नहीं है, स्कूल सब्जेक्ट तो आप लोग आपके पास होंगे ही। जो आप लोगों के स्कूल सब्जेक्ट हैं वही ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास सब्जेक्ट जरूर रहा ही होगा, तो वही है, आप लोग इसमें आवेदन कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को 45% नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। SC ST के लिए 45% की बाध्यता नहीं है, हैंडीकैप्ड के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45% ग्रेजुएशन में बाध्यता नहीं है। और यहां एलिजिबिलिटी में आप लोगों को बीएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। DLED वालों को निराशा हाथ लगी है। DLED वाले भी अगर ये चाहते हैं कि उनको भी इसमें अलाउ किया जाए तो इसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक DOE को मेल DSSB को मेल लिखने होंगे, तभी जाकर के आप लोगों को इसमें अलाउ किया जा सकता है। हिंदी की नॉलेज को लेकर के आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि कम से आप लोगों ने 8th क्लास में, 9th 10th 11th किसी भी एक क्लास में आप लोगों के पास जो है वो हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो, वो मार्कशीट आपके पास हो, चाहे वो 5वीं कक्षा की हो, चाहे वो 7वीं कक्षा की हो, मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे।
सीटेट आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है एक एलिजिबिलिटी में। पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को क्योंकि टीजीटी के लिए पेपर 2 ही क्वालिफाई होता है। यहां एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि एनडीएमसी, जब हम लोग एनडीएमसी की एलिजिबिलिटी देखते हैं तो एनडीएमसी की एलिजिबिलिटी में ये बात अलग से लिखी है उन्होंने। देखो, एनडीएमसी मैथमेटिक्स का ही एलिजिबिलिटी पढ़ रहा हूं, बाकी 45% वाली बात ज्यों की त्यों लिखी हुई है, डिग्री की बात ज्यों की त्यों लिखी हुई है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, लेकिन एक लाइन अलग से जोड़ी हुई है कि यहां सीटेट जो है आपके पास वो केवल दोनों सीटेट होने चाहिए। क्वालिफाइंग सीटेट इज कंपल्सरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5। मतलब एनडीएमसी में वो लोग आवेदन कर पाएंगे, अपना एनडीएमसी वो चॉइस कर पाएंगे जिनके पास सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, मतलब एंड लिखा हुआ है, देखो यहां से ध्यान से देखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जिनके पास सीटेट क्वालिफाइड होंगे वही लोग एनडीएमसी में आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये मेरी ओर से एलिजिबिलिटी को लेकर के पूरी जानकारी आप लोगों को हो गई है। एज को लेकर के बात कर लेते हैं। सामान्य जो एज रखी गई है वो एज रखी गई है 32 वर्ष। पुरुषों के लिए 32 वर्ष आयु है, महिलाओं के लिए ये आयु 40 वर्ष है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पूरे भारत से कोई भी आवेदन करेगा दिल्ली में वो जनरल में काउंट होगा, और दिल्ली का ओबीसी जो है यहां ओबीसी माना जाता है। एससी एसटी पूरे भारत से कोई भी हो वो यहां भी एससी एसटी में आवेदन कर सकता है। तो आयु को जो छूट आयु को लेकर के जो छूट आप लोगों को दी गई है वो एससी एसटी को, बाहर वाले एससी एसटी भी आयु में छूट पाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को जो है, जो लोग यहां पर गेस्ट पर पढ़ा रहे हैं, उन्हें जानकारी है ही कि एक वर्ष में अगर आप लोगों ने 120 दिन पढ़ा लिया है तो आपको आयु में 1 वर्ष की छूट और मिल सकती है। अधिकतम 5 वर्ष की छूट आप लोगों को मिल सकती है। मतलब मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ जो पहले से 5 साल पढ़ा चुके हैं 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। ये आयु को लेकर के बात हो गई है। और मैंने आप लोगों को अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों को कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो जिस भी विषय में आप लोग आवेदन कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के सिर्फ सोशल साइंस वालों को एक चीज देखनी है कि बाकी किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ऐसी समस्या नहीं है। जिस विषय में आवेदन कर रहे हो, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा है तो आवेदन कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लोग सोशल साइंस में आवेदन कर रहे हैं, आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में इनमें से ही वो विषय होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से अगर कोई एक विषय लिखा हुआ है कि आप लोगों को कोई एक विषय ग्रेजुएशन में आपके पास रहा है तो इनमें आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। और एक स्कूल सब्जेक्ट आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए, तो तभी आप लोग आवेदन कर पाओगे। स्कूल सब्जेक्ट सबके पास होते हैं तो, लेकिन इनमें से कोई एक विषय आप लोगों ने पढ़ा है तो आवेदन कर पाओगे। बाकी सब कुछ वही है जो सामान्य 45% वाली बात जो बात है वो एनडीएमसी और डीओई के लिए, दोनों के लिए बाकी सब कुछ सेम है। नेचुरल साइंस एक ऐसा विषय है, नेचुरल साइंस में आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो नेचुरल साइंस वाले लोग हैं उनको ये कहा गया है एलिजिबिलिटी को लेकर के कि बैचलर डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए। साइंस में मेन सब्जेक्ट जो आप लोगों का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। देखो यहां ये लिखा हुआ है आप लोगों को जो है, इनमें से 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। मतलब कोई भी जूलॉजी के साथ जो है इनमें से एक सब्जेक्ट और आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाओगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों को पढ़ाते, क्योंकि यहाँ 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देखो स्कूल सब्जेक्ट जो आप लोगों के हैं उनमें से आप लोग तभी आवेदन कर पाओगे नेचुरल साइंस के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एज की बात हुई हमारी। बाकी और एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या सामान्य जानकारी दी गई है। नीचे एक लाइन में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने सीटेट जो विषय आप लोग जिसमें आवेदन करने वाले हैं वो विषय आप लोगों ने कम से कम 2 वर्ष ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और हिंदी आप लोगों के पास जो है, देखो ध्यान देना, आप लोग लिखा हुआ है कि हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को 8वीं क्लास तक कभी भी रहा हो या 8th के बाद जो है किसी भी एक लेवल पर रहा हो, अबव 8th लेवल,
8वीं से ऊपर रहा हो, या फिर आप लोगों को 8वीं से ऊपर भी किसी एक लेवल पे रहा हो, तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। और स्कूल सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आप लोगों को नेचुरल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, सोशल साइंस या बाकी सब विषयों में कोई एक स्कूल सब्जेक्ट आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। और भाई आप लोगों का एक डाउट जो रहता था, जैसे कि हमने अभी एलिजिबिलिटी को लेकर के बात कर ली है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात कर ली है, एज पर बात करेंगे। एक डाउट आप लोगों के मन में है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो है वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसको बहुत साफ शब्दों में इन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोगों की जो भी एलिजिबिलिटी है वो 8 मार्च से पहले पहले होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज या फिर एक्सपीरियंस, जो सब कुछ भी आप लोगों का काउंट होगा वो 8 मार्च से, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इससे एक बात जो आप लोगों को देखनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहां सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो है वो 2 घंटे में आप लोगों को 200 प्रश्न होंगे। सेक्शन ए के 100 प्रश्न, सेक्शन बी के 100 प्रश्न आपके विषय के रहेंगे। तो सेक्शन ए का सिलेबस यहां पर जारी किया जाता है, सेक्शन बी का सिलेबस जारी नहीं किया जाता है। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में यह है कि क्या DSSB कोई नया ऐसा ऑफिशियल सिलेबस जारी करेगा। तो इसको लेकर के DSSB ने पूरे नोटिफिकेशन में एक बात कही नहीं कही कि कोई ऑफिशियल सिलेबस हम जारी करेंगे, और DSSB कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं करता है। एक कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर पेपर देख करके अपना एक खुद का सिलेबस डिजाइन करना पड़ता है और उसके आधार पर तैयारी करनी पड़ती है। आप किसी मेंटोर की सहायता से भी ये सिलेबस देख सकते हैं, जैसे हम लोग अपना सिलेबस बना करके पढ़ाते हैं, और इस तरह से आप लोग किसी का सिलेबस देख सकते हैं। कोई ऑफिशियल सिलेबस पेपर 2 के लिए जारी नहीं होगा। पेपर 1 के लिए ही केवल सिलेबस पहले से दिया जाता था और अभी भी वही है। इसके बाद आप लोगों को सेक्शन ए को लेकर के क्या कहा गया, देखो यहां लिखा हुआ है, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो यहां ये बात वाली बात जो आप लोगों के मन में उठती है कि भाई सेक्शन ए का जो 40% है, क्या उसको लेकर के तो सेक्शन ए में 40% नहीं मान्य है, 40% मना कर दिया है। आप लोगों को सेक्शन बी में 40% जरूर लाना होगा। लेकिन अगर आप लोग सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी करें तो आप लोगों को यहां ये बात जरूर ध्यान में देनी होगी कि 200 में से आप लोगों को मिनिमम 40% जो है 80 नंबर जरूर लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसमें मिनिमम क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये बात इसमें बहुत साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाओगे वो सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों के आधार पर ही बनेगी, और दोनों में 40% मार्क्स आप लोगों के लिए होने चाहिए। ये बात आगे बहुत स्पष्ट भी की है इन्होंने। फिर इसके बाद आप लोगों को एक बात और बता देता हूं मैं कि ये बात जो NDMC और DOE वाला जो आप लोगों को चॉइस पूछी जाएगी कि आप लोग कब सिलेक्ट कर पाएंगे, तो इन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन जब आप लोगों को ई-डोजियर के लिए कॉल होगा तब आप लोग अपनी प्रेफरेंस भर पाओगे। लिखा हुआ है यहां पर कि TGT के लिए जो है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और NDMC की जो चॉइस होगी वो डिटेल प्रेफरेंस आप लोगों को ई-डोजियर जब आप लोग भर रहे होंगे वहां आप लोगों को कहा जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट अपनी तरफ से चॉइस नहीं भरता है तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से उसे कहीं भी भेज सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये वाली बात लिखी हुई है। इसके बाद आप लोगों को और क्या बात कहा है कि देखो ये कहा है कि जो मिनिमम आप लोगों को लाने का अनिवार्य है, तो जनरल कैंडिडेट्स को ओवरऑल, देखो ये जो मैंने लिखा है ना 200, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है 40%, लेकिन जो ओबीसी दिल्ली वाले लोग हैं साफ साफ लिखा हुआ है उन्हें 35% नंबर लाने हैं, और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं। तो ये आप लोगों को ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद तो ये आप सारे सामान्य जानकारी हो गई है। एक प्रश्न आप लोगों के मन में रहता है कि OBC SC ST जो है वो कहाँ का होना चाहिए, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो लोग दिल्ली के होंगे OBC वो दिल्ली के वही यहाँ पर OBC मान्य होंगे। अदर स्टेट का OBC या सेंटर का OBC यहाँ पर जो है वो OBC में काउंट नहीं होगा। SC ST और EWS जो है वो कहीं के भी हो तो यहाँ वो EWS और SC ST में काउंट हो जाएंगे। और 8 तारीख से पहले पहले आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात आप लोगों को बता देता हूं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष फीमेल, और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो 32 वर्ष कहा गया है उसमें आप लोग SC ST वाले जो हैं 5-5 वर्ष और जोड़ लीजिएगा, OBC वाले 3 वर्ष, दिल्ली वाले वो 3 वर्ष जोड़ लीजिएगा, और बाकी लोगों के लिए भी जो है 10, 15 और 13 वर्ष जो और रिलैक्सेशन दिया है वो और जोड़ लीजिएगा। ये आप लोगों को एज को लेकर के आपका प्रश्न का आंसर हो गया है।
और आगे आप लोगों को इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में जो बातें थी मैंने आप लोगों को सब डिटेल में यहाँ बताई दी हैं। अब आप लोगों के प्रश्नों का एक लाइन में आंसर कर देता हूं। पता लग ही गया होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, अपियरिंग वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। 8 मार्च से पहले पहले सारी क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। और सेक्शन ए में 40% नहीं है। डीएलएड वालों को एक काम ये करना होगा, अधिक से अधिक लोग मेल लिखेंगे तभी आप लोगों को शामिल किया जा सकता है, या कोर्ट केस करने पर आप लोगों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 जरूर होना चाहिए एनडीएमसी में, तभी आवेदन कर पाएंगे आप लोग, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। डीओई में आप लोगों को केवल पेपर 2 होना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान में रखना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। नेचुरल साइंस के लिए आप लोगों के स्कूल लेवल के 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, जो कि वहां लिखा हुआ था। बीएड में आप लोगों को भाषा अनिवार्य नहीं है। अगर कोई संस्कृत में आवेदन करना चाहता है तो उसके पास भले ही बीएड में संस्कृत नहीं है तो भी आवेदन कर सकता है। कोई पंजाबी में आवेदन करना चाहता है, लेकिन स्ट्रीम ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग नेचुरल साइंस में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी बीएड साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। अगर आप लोग आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में किसी भाषा में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रीम जो है वो होनी चाहिए आर्ट्स वाली। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस को लेकर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बाकी सारी जानकारी मेरी ओर से हो गई है। अभी भी आप लोगों को कोई प्रश्न बचता है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा। बाकी गूगल फॉर्म डलवा रहे हैं, तैयारी करनी है हमारे साथ डिटेल में, या फिर अपना कोई प्रश्न हमसे पूछना है, गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।